नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएससी अड्डा पर। आज का हमारा प्रश्न है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है और राज्य लोक सेवा आयोग है, ठीक है, ये क्या होते हैं और इनसे मतलब यानी कि इनके जो कार्य हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करनी। 300 शब्दों में हमें उत्तर लिखना है और 300 शब्द लेने का कारण भी ये था ताकि हम इस पर विस्तार चर्चा कर पाएं और इस पर जिस भी प्रकार के क्वेश्चन ना आए, चाहे वो सिर्फ यूपीएससी का है, चाहे स्टेट पीएससी का है, चाहे मध्य प्रदेश लोक सेवा का है, उसके कार्य और इनमें क्या क्या प्रावधान दे रखे हैं वो भी यहाँ पर मैंने अच्छे से चर्चा कर रखी है। चलिए साथियों, तो फिर शुरू करते हैं। और आज ही हमारा संविधान का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद कल से मैं भूगोल की शुरुआत करने वाला हूँ, तो उस सीरीज के साथ भी आप जरूर जुड़िएगा। चलिए, तो हम यहाँ पर यूपीएससी और ये स्टेट पीएससी, तो बार बार मैं यूपीएससी और एसपीएससी जो है वो प्रयोग करूंगा, तो आप यहाँ पर उन्हें ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहले भूमिका की तरफ कि अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन है, और यूपीएससी केंद्रीय भर्ती अभिकरण है और एसपीएससी राज्य भर्ती अधिकरण। देखिए, इनका जो मोस्टली काम है यूपीएससी और स्टेट पीएससी का ज्यादा कोई बड़ा नहीं है। जैसे एमपी में व्यापम काम करता है, सेम ये भी आयोग बने हुए हैं। बस फर्क इतना है कि ये संवैधानिक है, ठीक है। इनका जो आपका आर्टिकल है वहां पर वर्णन है, बाकी का नहीं मिलता है। तो अगर एक सिंपल भाषा में समझे तो ये सिर्फ भर्ती अधिकरण है। इनका काम होता है कि जो अधिकारी लेवल की है वो भर्तियां करना, और बाकी जो भी इनको सजेस्ट किया जाए वो भी ये भर्तियां कर सकते हैं। अब देखिए, प्रश्न पे यहाँ पर कि क्या है। हालांकि अगर ये 100 शब्दों में होता तो हम यही खत्म कर देते और इनके कार्य लिख देते, लेकिन जब 300 की बारी आ रही है तो हमें एक एक को लेकर इनके जो खास खास पॉइंट है वो यहाँ पर मैं अच्छे से चर्चा करने वाला हूँ। तो ये यहाँ पर आपके अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए कि इनसे संबंधित क्या प्रावधान दे रखे हैं, तो ये भी आप जरूर लिख सकते हैं। चलिए, तो एक पॉइंट को हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है कि संविधान में यूपीएससी और एसपीएससी की सदस्य संख्या और उनकी योग्यता का वर्णन नहीं है, किंतु आधे सदस्यों को भारतीय सरकार में कम से कम 10 वर्ष की नौकरी का अनुभव हो। देखिए, यूपीएससी और एसपीएससी में कितने सदस्य होंगे, है ना। चाहे एसपीएससी की जगह आप एमपीपीएससी को ले लें, सेम चीज हो जाएगी, कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये सभी राज्यों के लिए काम कर रहा है। तो यूपीएससी में वर्तमान में तो 11 के आसपास जो है मेंबर है, लेकिन संविधान में वर्णित नहीं है। ये चाहे तो राष्ट्रपति इनको बढ़ा और घटा भी सकता है। और दूसरी बात, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो ये भी वर्णित नहीं है। बस हाँ, एक इतना आइडिया है कि कम से कम उसमें जितने आधे सदस्य उनको भारत सरकार में 10 वर्ष की नौकरी का अनुभव हो, ये बात है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति एवं संख्या राष्ट्रपति, जबकि एसपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति एवं संख्या राज्यपाल तय करता है। देखिए, फाइनल यही है कि यूपीएससी में जितने भी अध्यक्ष एवं सदस्य बनेंगे उनकी संख्या क्या रहेगी, देन उसके अलावा, ठीक है, उनकी नियुक्ति किस बेस पर होगी, क्या योग्यता होगी, वो वर्तमान में राष्ट्रपति तय करता है। और किसी भी राज्य के पीएससी के लिए वहां का राज्यपाल तय करता है, उनकी नियुक्ति भी वही करता है और संख्या भी राज्यपाल ही तय करता है। तो ये दूसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको, ये आपको इसे लिखना रहेगा। देन उसके बाद तीसरा है, यूपीएससी एवं एसपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राष्ट्रपति ही हटा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि यूपीएससी में जो नियुक्ति वो राष्ट्रपति करता है, एसपीएससी में नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन जब अगर इन्हें हटाने की बारी आए, चाहे वो यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य हो चाहे एसपीएससी के अध्यक्ष सदस्य हो, उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है। यानी कि एसपीएससी के मामले में भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति ही हटा सकता है। और हटाने की प्रोसेस इसमें कुछ ऐसी होती है कि ये सारे रिपोर्ट पहले सुप्रीम कोर्ट में जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने हामी भर दी तो राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है। ये राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं कर सकता। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि यूपीएससी के सदस्यों का वेतन केंद्रीय संचित निधि और एसपीएससी के सदस्यों का वेतन राज्य संचित निधि पर भारित होता है। तो एक सामान्य सा पॉइंट है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होना चाहिए और ये भी आपको ध्यान रख के लिखना रहेगा। उसके बाद में पांचवा है कि यूपीएससी के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति और एसपीएससी के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यपाल अन्य सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। देखिए, अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि वर्तमान में यूपीएससी का अध्यक्ष है वो किन्हीं कारणों से नहीं है या कार्यकाल पूरा हो गया, तो जब तक नया अध्यक्ष बनेगा तब तक उन्हीं सदस्यों में से किसी एक को कार्यवाहक नियुक्त कर दिया जाएगा। तो यूपीएससी में कौन करेगा, राष्ट्रपति, और एसपीएससी में कौन करेगा, राज्यपाल नियुक्त करेगा। देन उसके बाद अगला पॉइंट है कि यूपीएससी और एसपीएससी के सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किए जा सकते
और न ही अन्य कोई भारत एवं राज्य सरकार के अधीन नौकरी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य और एसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य अगर एक बार अपना कार्यकाल पूरा कर ले तो वह भारत सरकार के अधीन कोई भी नौकरी बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, एक बात जरूर है कि एसपीएससी का अध्यक्ष और सदस्य जो है वह किसी अन्य राज्य का जो आयोग है, मान लिया एमपीपीएससी का कोई अध्यक्ष है तो वह राजस्थान आयोग के लिए यानी कि आरपीएससी जो होगा उसके लिए अध्यक्ष बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, किसी के लिए भी बन सकता है। और एसपीएससी का यूपीएससी में अध्यक्ष बन सकता है। बाकी यूपीएससी का किसी स्टेट पीएससी में ना तो अध्यक्ष बन सकता है ना सदस्य बन सकता है। लेकिन फाइनल ये चीज कि इन आयोग को छोड़कर कोई सरकारी नौकरी वो नहीं कर सकता, ये बात भी आप खासकर ध्यान रखें, तो ये भी लिखना रहेगा। देन उसके बाद एक और पॉइंट है कि यूपीएससी के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल 6 या 5 वर्ष और एसपीएससी के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल 5 या 62 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण। तो मतलब यहाँ पर ये कार्यकाल भी आपको लिखना रहेगा। तो कुछ खास बातें जो थी यहाँ पर 7 पॉइंट के तहत मैं पूरा कर चुका था, क्योंकि प्रश्न पूछा था क्या है, अब क्या है, तो यहाँ पर हमने यूपीएससी और एसपीएससी दोनों के बारे में अच्छे से हमने चर्चा कर ली है। अब देखिए कार्य की बात आती है तो इनके कार्य तो मोस्टली एक ही है और बस सिर्फ एक है कि भर्ती करना। लेकिन फिर भी कुछ अगर हम थोड़ा सा बांट के चले और अच्छे से क्लेरिफाई करें तो हम कुछ कार्य लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूछा हुआ है। और एक बात अच्छे से ध्यान रखिए कि आप एमपीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा है, लवासना के बारे में पूछ रखा है ना, एमपीपीएससी के क्या कार्य होते हैं ये भी पूछ रखा है। तो यूपीएससी के कार्य हम देख लेते हैं। सबसे पहला है कि संघीय क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवाओं एवं अन्य पदों की भर्ती प्रक्रिया करना। तो अखिल भारतीय सेवाएं हो जाए, चाहे जो 3 प्रकार की होती है आईएफएस, आईपीएस और आईएएस, ये तीनों नियुक्त करवाना। इसके अलावा भी यूपीएससी बहुत सारी भर्तियां करवाता है, जैसे कि एनडीए जो निकलती है वो भी यूपीएससी करवाता है, तो ऐसी भर्तियां भी ये कर सकता है। देन इसके अलावा दूसरा ये कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के निवेदन पर राज्यों में भर्ती प्रक्रिया जारी करना या उन्हें सुझाव देना। बहुत सी बार अगर ऐसा हो कि 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर यूपीएससी के पास में जाए और कहे कि आप हमारे राज्य में कोई भर्ती प्रक्रिया जारी कर दीजिए या कोई सुझाव चाहे, तो वो भी यूपीएससी उन्हें दे सकता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि राष्ट्रपति या सरकार द्वारा सुझाव मांगे जाने पर सलाह देना। मान लेते हैं कभी राष्ट्रपति या सरकार यूपीएससी से कोई सलाह चाहे तो ये भी उन्हें दे सकती है। उसके अलावा यूपीएससी एवं एसपीएससी को प्रत्येक वर्ष क्रमशः संसद एवं विधानमंडल में रिपोर्ट प्रस्तुत करना होती है। तो यहाँ पर मैंने एसपीएससी को भी शामिल कर ही लिया साथ में। तो यूपीएससी एवं जो एसपीएससी है उन दोनों का एक कार्य होता है। अगर सिर्फ यूपीएससी का पूछता था आपको एसपीएससी का पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं थी कार्य में, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए लिखा है ताकि आपको याद रहे। तो इनको जो पूरा वर्ष होता है उस वर्ष के अंत में यूपीएससी को तो संसद में और एसपीएससी को विधानमंडल में पूरी रिपोर्ट देनी होती है कि इन्होंने कितनी भर्तियां जारी करी, कितनी सारी चीजें जो भी मैटर होता है वो इन्हें बताना पड़ता है। और एसपीएससी का जो कार्य तो कोई एसपीएससी इतना कोई वाइड कार्य नहीं करती है, उसका मोस्टली सिर्फ एक ही कार्य मिलता है। वो कार्य इतना सा कि राज्य में भर्ती कर पाना। और भी अगर वही है कि राज्य सरकार कोई सलाह चाहे तो वो दे सकता है, और बाकी तो और भी कोई जो छोटी मोटी भर्तियां अगर करवाना चाहे तो कर सकता है। ये सरकार और वहां के राज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है। तो एसपीएससी उसमें सहयोग कर सकता है। तो यही कि यह भी राज्य की विशेष सेवाओं का भर्ती अधिकरण है एवं इसके भी कार्य यूपीएससी के समान ही राज्य में होते हैं। जो यूपीएससी के केंद्रीय लेवल पर होते हैं सेम वैसे के वैसे ही कार्य इसके राज्य में होता है। अब इनकी कुछ सीमाएं हैं। कभी ये भी पूछ ले कि क्या वाकई में यूपीएससी और जो आपका स्टेट पीएससी है वो स्वतंत्र हैं या उनकी कुछ सीमाएं हैं। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं उस मामले में। तो यूपीएससी एवं एसपीएससी को यह अधिकार नहीं है कि वह पदों की भर्ती पर स्वनिर्मित आरक्षण व्यवस्था को लागू कर सके। देखिए, जो भी आरक्षण लागू होता है वो जो सरकार होती है उसी बेस पे भर्ती निकालते हैं, ये खुद कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि मध्य प्रदेश की बात करूं, एमपीपीएससी में ओबीसी के 27% के आरक्षण को लेकर एक पेंच फंसा हुआ है। पूरा मामला कोर्ट में है और एमपीपीएससी का कहना है कि जो सरकार निर्णय देगा हम उसी हिसाब से पद को बांट देंगे। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको कहाँ पर पद और कम और ज्यादा करने, जो पद होगा वो आरक्षण के हिसाब से बांट देगा। दूसरा है कि यूपीएससी एवं एसपीएससी के अंतर्गत नए पदों को सृजित करने एवं हटाने की शक्ति क्रमशः केंद्र एवं राज्य के पास होती है। तो अगर यूपीएससी में कोई नया पद बनाना है ना, या नई अखिल भारतीय सेवा बनाना है तो कोई यूपीएससी नहीं बना सकता, क्योंकि कोई पद बनाना है तो वो सरकार ही बना सकती। सेम कॉन्सेप्ट जो आपकी ये होती है राज्यसभा
जो आपका राज्य लोक सेवा आयोग होता है वहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट काम करता है कि नया पद अगर कोई बनाना हो तो वह राज्य बनाएगा, इनके हाथ में कुछ नहीं होता। उसके बाद में फाइनली कि वास्तविकता में यूपीएससी एवं एसपीएससी सरकार के अधीन स्वतंत्र कार्य प्रणाली के अनुसार भर्ती प्रक्रिया करते हैं। देखिए वास्तविकता तो ये कि संविधान में इनका वर्णित है, और दूसरी चीज ये कि ये सरकार के अधीन ही होते हैं, लेकिन इनकी जो भर्ती प्रक्रिया उस पर विश्वसनीयता ज्यादा होती है बजाय किसी प्राइवेट आयोग के, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और अंत में ये उत्तर की समाप्ति के साथ मैंने यहाँ पर ये उपसंहार भी एक लिखा। तो साथियों हमारा एक प्रश्न था और इस प्रश्न को हमने 300 शब्दों में लिखा है और बहुत सारी बातें मैं आपको बता चुका था। तो प्रश्न आपके सामने किसी प्रकार आए उसमें इससे रिलेटेड जो भी होगा वो आसानी से कवर हो जाए। चलिए तो कल फिर हम मिलेंगे आपको नए प्रश्न के साथ में, वो रहेगा भूगोल का, और 3 मार्कर से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जहां पर 2014 से लगाकर 18 तक के मैं सारे पेपर कवर कर रहे हूँ। चलिए साथियों, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और थोड़ा और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मैं आपका दोस्त भूपेंद्र सिंह चंद्रावत आप सभी से अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।